हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे पाश्चात्य शास्त्र के कवि अरस्तु की बायोग्राफी और उनका अनुकरण का सिद्धांत। अरस्तु महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य माने जाते हैं। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक रहा। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगेरिया नामक स्थान में यूनान में हुआ था और इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर महान ने अरस्तु से शिक्षा ग्रहण की थी। अरस्तु का यूनान में नाम अरिस्टोतेलेस था। अरस्तु के पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। 11 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया था। एथेंस में वो 20 वर्षों तक प्लेटो के शिष्य रहे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं प्लेटो करते थे। प्लेटो ने एथेंस में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए अकादमी की स्थापना की थी। 341 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के अधिकारी थे, परंतु उन्हें ये अवसर नहीं दिया गया। तत्पश्चात मकदूनिया के राजा हिमियास के निमंत्रण पर उनके दरबार में चले गए। वहां 3 वर्ष रहने के पश्चात हिप्पिलस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की ये दूसरी पत्नी थी। इससे पहले अरस्तु ने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। पहली पत्नी पिथियस की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। 335 ईसा पूर्व अरस्तु ने एथेंस के समीप अपोलो नामक स्थान पर लीसियस नाम से अपना एक निजी विद्यापीठ स्थापित किया था। अरस्तु अपने शिष्यों को सुबह विस्तृत रूप से एवं शाम को आम जनता को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। व्यक्तियों को समस्याओं का हल निकालने के लिए उन्हें प्रवचन देते थे कि किस प्रकार से समस्याओं से निजात पाया जाता है। इन पर नास्तिकता का भी आरोप लगा। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। अरस्तु दंड से बचने के लिए चलसिस चले गए, जहां उनकी मृत्यु हुई। वो दुनिया के बड़े विचारकों में से एक थे। अरस्तु के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से ही बनी है: पृथ्वी, जल, वायु एवं अग्नि। सूरज, चांद और सितारों जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण और ईश्वरीय हैं। उन्होंने कहा, सूरज, चांद, सितारे और खगोलीय पिंड ईश्वर हैं और सभी 5 तत्वों से बने हैं, जिसे वो ईश्वर कहते हैं। उन्होंने सूरज, चांद और सितारों को ईश्वर माना है। अरस्तु परंपराओं पर भरोसा नहीं करके स्वयं उस घटना की जांच करने के पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तु कभी भी मान्यताओं या परंपराओं पर भरोसा नहीं करते थे और तर्क के साथ घटना की जांच करने के पश्चात ही नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तु मेरी विद्यापीठ का मस्तिष्क है, शेष विद्यार्थी उसके शरीर हैं, ऐसा कहा है प्लेटो ने। प्लेटो उनकी बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि अरस्तु मेरी विद्यापीठ का मस्तिष्क है, शेष विद्यार्थी उसके शरीर हैं। सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से हैं। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला। इसका प्रभाव जीव विज्ञान पर भी पड़ा। उनकी जीव विज्ञान के कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में हुई। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्य युग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया। उनके ग्रंथ ऐसे थे जिससे इस्लाम और यहूदी विचारधारा को बल मिला। अरस्तु का राजनीतिक पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण आदि का वर्णन किया गया है। अरस्तु ने 400 ग्रंथ लिखे हैं। पोएटिक्स अरस्तु की सर्वप्रसिद्ध रचना है। इस पुस्तक में 26 अध्याय हैं। अरस्तु ने अध्यापन के लिए नोट्स रूप में ये पुस्तक लिखी, जिसमें काव्य की उत्पत्ति, काव्य के प्रकृति, काव्य का प्रयोजन आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी रचना में ट्रेजेडी, दुखांत काव्य, एपिक, महाकाव्य एवं कॉमेडी, हास्य काव्य की अभिव्यक्ति अनुकरणात्मक काव्य के रूप में की। ये दुखांत काव्य, महाकाव्य और हास्य काव्य में जो लिखा, उसकी अभिव्यक्ति
अनुकरणात्मक काव्य के रूप में है। अरस्तु की रचनाएं। अरस्तु ने 400 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ रचनाएं ये हैं: पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, रिटोरिक, ऑन स्लीप, यूदेनियम एथिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, ऑन ड्रीम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ऑन द यूनिवर्स, ऑन द सोल, ओल्ड एज, ऑन द हेवेंस, ऑन द यूथ, ऑन मेमोरी। अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का अर्थ अनुकरण यूनानी भाषा के मेमेसिस एवं अंग्रेजी के इमिटेशन का हिंदी रूपांतरण है। अनुकरण की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। एक छोटा बालक अनुकरण करके ही सब कुछ सीखता है। लोगों की नकल करता है, बात करना, हंसना, बोलना, वो छोटा बालक सब कुछ नकल करके ही सीखता है। इसीलिए अरस्तु ने कहा अनुकरण की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत एक प्रकार से प्लेटो का अनुकरण के सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे स्तर पर उसका विकास भी महान दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से तिहरी दूरी पर कहकर उसका महत्व कम कर दिया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्संरचना का समावेश किया। उनके अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनः की गई रचना भी शामिल है। प्लेटो ने कहा था कला और काव्य सत्य से तिहरी दूरी पर है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया और अरस्तु ने कहा अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनः की गई रचना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दूसरी रचना प्रस्तुतिकरण है, नकल नहीं है। अनुकरण पूर्णतः सृजन की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कभी जीवन संबंधी घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं। आर्ट्स इमिटेट्स नेचर। अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण कहा। अरस्तु के अनुसार चित्रकार या किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है। अरस्तु ने कहा चित्रकार जिस तरह से चित्र बनाकर उसका अनुकरण करते हैं, उसी प्रकार कवि भी काव्य में अनुकरण करता है। अनुकरण की परिभाषा। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं, अपितु सर्जनशील प्रक्रिया है, ऐसी परिभाषा दी। प्रोफेसर बूचर ने कहा अनुकरण शब्द का अर्थ सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्थान है। एटकिंस के अनुसार अनुकरण सृजनात्मक दर्शन की क्रिया अथवा प्रायः पुनः सृजन का ही दूसरा नाम है। स्कॉट जेम्स ने परिभाषा दी अरस्तु के काव्य शास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है साहित्य में जीवन की वस्तुपरक नकल, जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक पुनः निर्माण कर सकते हैं। अनुकरण के रूप। प्रतीयमान रूप, संभाव्य रूप, आदर्श रूप। प्रतीयमान रूप क्या है? अनुकर्ता को प्रतीत होने वाला रूप, जैसा दिखाई देता है। अगर दिखाई देता है कि यह हाथी है तो अनुकर्ता उसे हाथी कहता है। संभाव्य रूप, जैसा रूप हो सकता है जैसी संभावना प्रतीत होती है। अब दूर से देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि यह हाथी है या फिर और कोई जानवर है, यह हाथी नहीं है, तो संभावना प्रतीत होती है। ये संभाव्य रूप है, जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा। आदर्श रूप। आदर्श रूप जिस प्रकार का रूप होना चाहिए, इस प्रकार का हाथी का रूप होना चाहिए, ये आदर्श रूप है, जो परफेक्ट है कि यह हाथी ही है। तो इस प्रकार से अनुकरण के 3 रूप हैं: प्रतीयमान रूप, संभाव्य रूप, आदर्श रूप। अनुकरण के सिद्धांत के मूल तत्व। अरस्तु के अनुसार कविता संसार की अनुकृति है तथा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। व्यक्ति अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करता है। अनुकरण के द्वारा भय उत्पादक वस्तुओं को इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है कि वो आनंददायक प्रतीत होती हैं। व्यक्ति अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करता है। जो मूल वस्तुएं हैं और उनका चित्र बनाया जाता है, तो उस चित्र को देखकर या काव्य को सुनकर आनंद प्राप्त करता है। काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है एवं अन्य सभी ललित कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है।
अरस्तु के अनुसार काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है। वो कहते हैं सभी ललित कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाट्य कला, चित्रकला आदि से काव्य कला सर्वोत्तम है। नाटक की काव्य कला का एक उत्कृष्ट रूप है। कला प्रकृति का पुनः प्रस्तुतिकरण है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है। जो कवि प्रकृति का अनुकरण करता है, जैसी प्रकृति है वैसा काव्य में वो प्रस्तुत कर देता है। अरस्तु काव्य को संगीत कला के समान मानते हैं। अरस्तु ने कहा संगीत कला जिस प्रकार से आनंद देती है उसी प्रकार से काव्य कला भी आनंद प्राप्त कराने वाली होती है। कवि अपनी रचना में दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वो हैं वैसी ही प्रस्तुत नहीं करता, वो उन्हें उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत करता है या हीनता रूप में। अरस्तु ने चित्रकार या अन्य कलाकार की तरह कवि को भी अनुकर्ता माना है। चित्रकार चित्र बनाकर, कवि भाषा एवं लयबद्धता के सामंजस्य के माध्यम से अनुकरण करता है। अरस्तु के अनुसार कवि दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वो हैं वैसी ही प्रस्तुत नहीं करता, उसमें थोड़ा सा उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है या हीनता रूप में उसको प्रस्तुत करता है। अरस्तु चित्रकार की तरह कवि को भी अनुकर्ता मानते हैं। वो कहते हैं चित्रकार चित्र बनाकर और कवि अपनी भाषा और लयबद्धता के माध्यम से अनुकरण करता है। अनुकरणात्मक कलाओं के वर्गीकरण का आधार अरस्तु के अनुसार सभी कलाओं का मूल तत्व अनुकरण ही है, परंतु वे 3 कारणों से एक दूसरे से अलग हैं। विषय वस्तु, माध्यम और शैली। विषय वस्तु में क्या है? अरस्तु का अनुकरणात्मक कलाओं के विषय हैं कार्यरत व्यक्ति या तो उच्च कोटि के होंगे या निम्न कोटि के। माध्यम चित्रकला और मूर्ति कला के साधन आकार, रंग और रूप हैं। काव्य कला का माध्यम नए संगति और भाषा है। अरस्तु ने काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं माना। उनके अनुसार रचना गद्य में हो या पद्य में ये महत्व नहीं रखता। वो कहते हैं कि जो मूर्ति कला का साधन है उसका आकार और रंग रूप है। चित्रकला का साधन है जो रंग और रंग के माध्यम से चित्र को उभारा जाता है। काव्य कला का माध्यम नए संगति और भाषा से है। महत्वपूर्ण यह है कि रचना का प्रयोजन क्या है। आनंद प्रदान करने वाली रचना काव्य एवं ज्ञान प्रदान करने वाली रचना गद्य है। वो कहते हैं कि ज्ञान प्रदान करने वाली रचना गद्य में लिखी जाती है और आनंद प्रदान करने वाली रचना काव्य है। शैली। अरस्तु के अनुसार काव्य शैली के 2 प्रकार हैं, नाटकीय, वर्णनात्मक। नाटकीय शैली में पात्रों द्वारा स्वयं संवाद प्रस्तुत किया जाता है। वर्णनात्मक में कवि स्वयं संवाद प्रस्तुत करते हैं या रचना के पात्र के माध्यम से। नाटकीय शैली में क्या होता है? जो पात्र स्वयं संवाद प्रस्तुत करता है, पात्रों के द्वारा संवाद प्रस्तुत किया जाता है। और वर्णनात्मक में कभी कभी कवि संवाद प्रस्तुत करते हैं और कभी रचना के पात्र के माध्यम से संवाद प्रस्तुत किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की प्रवृत्ति है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। इस अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो।